बात के तहत हम इस समय देहरादून में हैं, उत्तराखंड के प्रवास पर हैं। उत्तराखंड के प्रवास पर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। अलग अलग स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में जिस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है उसके मुखिया महेश भट्ट जी हमारे साथ में हैं। तो महेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले जानना तो ये है कि सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है वो तो ठीक है, पर जब जब सरकार आ जाती है सत्ता कहीं कोने में चला जाता है, तो क्या हालात है? अध्यक्ष के तौर पर हैं तो कुछ दमखम के साथ है या केवल सरकार के साथ हाजी हाजी करने के लिए? नहीं, देखिए, पार्टी का हमारा अपना काम करने का अलग तरीका होता है। सरकारें कार्यकर्ता के बल पे ही बनती है। कार्यकर्ता उत्साह देने का काम संगठन के मुखिया के नाते मेरा होता है जी। और मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपना संगठन के जो विस्तार को है, जो हमारे यहाँ पहाड़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, हम लोग 70 केंद्रों तक ही अपने संगठन को पहुँचा पाते थे। पहली बार बूथ स्तर तक हम संगठन को पहुँचा पाए हैं। हमारे इससे भी नीचे हमने प्रयास किया। मुझे लगता है कि 31 मार्च तक हम पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली तक की अपनी टीम को सक्रिय करेंगे। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब उत्साह में रहता है तो हर चुनौती को पार करता है और हम लोग इस बार लोकसभा में हैट्रिक बनाने वाले हैं। आप भाजपा की इतनी तारीफ कर रहे हैं और भरोसे में कांग्रेसियों के दिखते हैं, जब देखो तब तो कालीन बिछाए रहते हैं कांग्रेसियों के स्वागत के लिए। तो महेश जी भी वही कालीन बिछा कर रह रहे हैं? देखिए, ऐसा या आप समेट दिया कालीन? आज नागरिक जो है विकास देख रहे हैं जी, और जब पब्लिक विकास देखती है तो पब्लिक का प्रेशर उन दलों के नेताओं पे होता है जी। आखिरकार हरिद्वार का चुनाव हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं कह सकता हूँ जब हरिद्वार के विकास को हम जब गांव तक ले गए तो कांग्रेस के लोगों ने स्वतः ही कांग्रेस छोड़नी शुरू कर दी, क्योंकि जनता का प्रेशर उनको पड़ता है। हम कांग्रेस को नहीं ला रहे हैं, जनता के लोगों के दबाव के कारण कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और हम उनका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का हमारा नारा है और धीरे धीरे उनको दिशा देना और संस्कार देना हमारा काम बनता है। आपने हरिद्वार का उल्लेख किया, बताया कि जनता ऐसा समर्थन दे रही है इसलिए कांग्रेस के लोग हमारे पास आ रहे हैं, और जो आपके अपने उन्हें कोने में बिठा रहे हैं। अब मदन कौशिक जी जिनके साथ जनता है, जिनके पास इतने समय का अनुभव है, कोने में बिठाई दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मदन जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। स्वागत, नए दायित्व जब मिलते हैं तो नए कार्यकर्ताओं को भी दायित्व दिए जाते हैं और मदन जी लगातार 5 बार के हमारे वहाँ से हमारे विधायक हैं और मैं कहता हूँ मदन जी का अपना आधार है, उस आधार को समाप्त नहीं कर सकता है। तो 5 बार के विधायक हैं और अभी भी माननीय विधायक हैं, ठीक हो रहा है मदन जी के साथ? नहीं, मदन जी मंत्री रहे हैं, हमारी सरकार मंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, समय आने पर कार्यकर्ता की उपयोगिता के आधार पर चीजें तय होती हैं और स्वाभाविक रूप से ये भी रहता है कि जब जहाँ बार बार सरकारें आती हैं तो नए कार्यकर्ताओं को भी मंत्री परिषद का दायित्व दिया जाता है, इस नाते कि वो भविष्य के अंदर भी चीजों को संभालें। यही तो आपसे सवाल है, कांग्रेस से जो लोग आते हैं उनको सीधे रास्ते लग कर देते हैं और जो अपनी पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं भाजपा को, उनसे क्या तकलीफ हो जाती है? महेश भट्ट जी को नहीं लगता कि एक चुनौती है अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को वो सम्मान और स्थान दिलाए रखना पार्टी के सत्ता में रहते हुए? जैसे चुनौती को आप महसूस करते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि बड़ी संख्या में जो दूसरे दल के कार्यकर्ता चुनाव के समय आते हैं तो प्रयास रहता है कि उनके इस मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाए। वो पार्टी का एक पक्ष है। दूसरी ओर जहां अपने कार्यकर्ताओं का विषय है, मैं कह सकता हूं कि कुछ समय के आंसू हैं जी। जब सब अपने बन जाएंगे, सब अपने लगेंगे। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि एक जमाना तो सारे लोग कांग्रेसी हुआ करते थे। उत्तराखंड में तो दूसरा पार्टी का भी नाम बीजेपी तो विषय था ही नहीं। जनसंघ के टाइम पे कुछ कार्यकर्ता गिनती के कार्यकर्ता होते थे, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं तो कुछ क्षणिक समय लगता है उनको अपना समझने में। लेकिन एक अवसर आता है जब कार्यकर्ता अपने अनुकूल चलते हैं, और ये भी सच है जब कार्यकर्ता अनुकूल नहीं चलता है तो समय के साथ उस कार्यकर्ता पर हर प्रकार का विचार राष्ट्र नेतृत्व करता है। तो मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में, आपका कहना सही कि हमने कांग्रेस से आए हुए काफी साथियों को मंत्रिमंडल में लिया है, इसके मायने ये नहीं है, इसके मायने ये कि बीजेपी के विचार संस्कार के साथ जुड़े और इस आधार पर दायित्व। ये भी तय नहीं है कि जो है वो सतत चलने वाले, समय के साथ नए कार्यकर्ताओं का प्रवेश होता है। अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 3 मंत्री पद रिक्त हैं और बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा अच्छे कार्यकर्ताओं को समाहित करेंगे। आगे बाद में थोड़ी संख्या सीमित हो जाती है, इसीलिए आप पहले कांग्रेस से लाते हैं, फिर वापस कांग्रेस में भेज के वहां पे पदस्थ करा देते हैं। अब आपके पास मंत्रिमंडल में जगह कम थी, इसीलिए यशपाल आर्य जी को आपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिला दिया। नहीं, हमने यशपाल आर्य भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे और आज वो भी कहीं ना कहीं उनका बेटा भी था, दोनों विधायक थे। होता क्या कि कांग्रेस में सत्ता का जो लालच है जी, उसको भी उनके मन से निकालने में समय लगता है। जो संभल जाते हैं टिके रहते हैं, जो नहीं संभल पाते हैं उनकी यही गति होती है जो आज यशपाल आर्य जी की उनके पुत्र की बनी हुई है। और क्योंकि इस राज्य के अंदर छोटा राज्य है, एक अभ्रम था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
हमने उस भ्रम को तोड़ा है और अब धीरे धीरे जो इस प्रकार का दल बदल जो सिस्टम हो रहा है धीरे धीरे समाप्त होगा। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक उत्तराखंड के अंदर अपना स्थान रखेगी। एक बात बताइए भाई जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, हमारे लिए ये पहली को सुलझाना बड़ा मुश्किल है। जो काम बड़े बड़े नेता आपके नहीं कर पाए, चाहे वो कोश्यारी जी हों, चाहे खंडूरी जी हों, और नए में बात करें तो जो भरोसा पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पे किया था, तीरथ सिंह रावत पे किया था, और पार्टी को लगा नहीं इनसे बात नहीं बनेगी, वो काम धामी जी ने कैसे कर लिया, समझ पाया? देखिए ऐसा है कि हर मुख्यमंत्री ने अपने अपने कालखंड में जो हमारा पार्टी का एजेंडा होता है, जो हमारा घोषणा पत्र होता है, उसके आधार पर काम किए। और मैं कहता हूँ भगत दा बहुत कम समय के लिए रहे। भगत दा का आज भी अपने उत्तराखंड के अंदर हमारा प्रभाव है। एक बड़े हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जनरल खनोड़ी तो शहनशाह सूरी के नाम से जाने गए उत्तराखंड के अंदर, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। इसी प्रकार तीरथ जी थे, तीरथ जी के क्योंकि एमपी बन गए स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए, बाद में वो ऐसा वैधानिक विषय आ गया कि उनको त्यागपत्र देना पड़ा। त्रिवेंद्र जी के समय में भी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनी, ऐसे सारे काम हुए। पुष्कर सिंह धामी युवा शक्ति के साथ आज के हमारे उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पिछली बार का जो हमारा सरकार का एजेंडा था, खासतौर पर महिलाओं का 30% आरक्षण का विषय हो, समान नागरिक संहिता के विषय को लेकर आए हैं। इसके साथ साथ धर्मांतरण का विषय, उस पर उन्होंने अपनी पहल की है। इतना ही नहीं तो अभी देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून ये उत्तराखंड के अंदर आया है। तो हर समय के काम की पद्धति के आधार पर कार्यकर्ताओं को काम दिए जाते हैं। सरकार की नीतियां तय होती है, उन नीतियों के आधार पर उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने कालखंड में जो उनको कार्य दिया गया उसको धरातल पर उतारा है। मैं धामी जी के संदर्भ में बाद में करूंगा, पहले आपके मुख्यमंत्रियों की तारीफ पर बात कर लूँ। ये तो बताइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए आप बता रहे हैं, एनडी तिवारी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का उत्तराखंड में रहा तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा। ऐसा क्या गुनाह किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल के अंतर्गत कि पार्टी ने घर ही बिठा दिया? नहीं, घर किसको नहीं बिठाती पार्टी। और त्रिवेंद्र जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं कहता हूँ समय काल परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों का क्रियान्वयन किया जाता है। और किसी भी हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये समय की नई पीढ़ी को अवसर मिलने का काम भी पार्टी करती है। और बिना त्रिवेंद्र जी की सहमति से कुछ चीजें हुई नहीं होंगी। इस दल की जो पद्धति है वो मैं कह सकता हूँ कि हमारा पद्धति तो ठीक है, पर हमने कई मुख्यमंत्रियों को हटते हुए देख लिया इस दौरान देश भर में, पर उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है। विप्लव देव जी अगर असम से उधर त्रिपुरा से हटाए गए तो समझ में आया कि हरियाणा के प्रभारी बन के बिठाए गए। सरन सोनेवाल अगर असम से हटाए गए तो केंद्र में मंत्री के तौर पर दिखाई दिए। रमन सिंह, वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चुनाव हारे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नवाजे गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, फिर बाद में पूर्व विधायक, इसके बाद कुछ बचा नहीं। तो बताइए तो सही कि आपके इस प्रामाणिक, अनुभवी, निष्ठावान नेता या कार्यकर्ता ने किया क्या ऐसा जिसके चलते पार्टी ऐसा व्यवहार उनके साथ कर रही है? देखिए ऐसा नहीं, पार्टी समय के साथ कार्यकर्ता को उत्तरदायित्व देना पार्टी का काम है। वो समय का इंतजार करिए, हर कार्यकर्ता सम्मान पार्टी देती है। त्रिवेंद्र जी के लिए अभी आप आते हैं कि थोड़ा इंतजार करें? नहीं, हम तो अपने राज्य के हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता जानते हैं जो देश का भी नेतृत्व कर सकता है, प्रदेश का भी नेतृत्व कर सकता है। और पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हमारे राज्य के थे। एनडी तिवारी प्रधानमंत्री बनते बनते रुके हैं। इस राज्य के अंदर अनेकों प्रकार की प्रतिभा है। समय काल प्रसंगानुसार देश उनका उपयोग बड़ी संभावना बता दी तो महीने जरा रोशनी दें कि कौन कौन है आपके प्रदेश में जो मोदी जी का विकल्प हो सकता है, देश का नेतृत्व कर सकता है? देखिए मोदी जी के विकल्प के रूप में तो आज हम कह नहीं सकते कि मोदी जी तो माँ बाप के बाद अगर किसी को लोगों ने अपना अभिभावक माना है तो नरेंद्र भाई मोदी को माना है। मोदी जी देश के पूरे विश्व के श्रेष्ठ नेताओं में हैं और वो अगर विकल्प देंगे तो अपने आप ही विकल्प तैयार करेंगे। उनके लिए अलग से कोई विकल्प देश के अंदर खड़ा हो पाएगा संभव नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर अनेकों कार्यकर्ता मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं के पद चिन्हों का है कि आज उत्तराखंड भारतवर्ष के अंदर जहाँ हमारी सरकारें हैं उन सरकारों के प्रति जनता का विश्वास खड़ा हुआ है। और इस राज्य के अंदर भी अगर रिपीट हुए हैं तो मोदी जी का चमत्कार है। मोदी जी का जन्म भले ही गुजरात में हुआ, आत्मा उनकी उत्तराखंड में बसती है। केदारनाथ जी का धाम देखिए आप, बद्रीनाथ जी का धाम देखिए आप, हर प्रकार से जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान है, मानबिंदुओं के क्षेत्र हैं, उन मानबिंदुओं को क्षेत्र को, उन मानबिंदुओं की चीजों को आगे बढ़ाने उनका आप धामों का जिक्र कर रहे हैं, आइए धाम देखिए। धाम तो दरक रहे हैं, जो आपकी विधानसभा का हिस्सा रहा जोशीमठ, हर तरफ से आवाज उठ रही है। ऐसा अनाप शनाप विकास के नाम पर काम हो रहा है जिसके चलते पूरा का पूरा धाम खतरे में आ गया। देखिए पहली बात तो बहुत आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहाड़ में आपदाएं ये कभी भी किसी भी समय आ सकती हैं। सरकार कर्तव्य होता है आपदाओं की क्षतिपूर्ति का संभाले।
और जोशीमठ की आपदा का जहाँ तक विषय मानता कुछ टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत प्रकार से प्रचार किया गया, क्योंकि आखिरकार मैंने उस समय कहा कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि सीमा पर विकास हो। जी। ऐसे भी देश के अंदर तत्व हैं जो सीमा के विकास अवरुद्ध करना चाहते हैं। तो अनेकों प्रश्न खड़े किए गए। उसके हिसाब से आजकल मीडिया में भी उस प्रकार का तंत्र बहुत बड़े रूप में काम करता है, जिसने पूरे जोशीमठ के पर प्रश्न खड़ा कर दिया। लेकिन सीमित क्षेत्र है जहाँ ये आपदा आई है। भगवान नरसिंह का मंदिर यथास्थल पर है, बद्रीनाथ भगवान का रास्ता खुला हुआ है, 4 धाम यात्रा खोलने की तिथि हो गई है। इस प्रकार की भ्रांति का मैंने शुरू में खंडन किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोई आज आप कल्पना करिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं या अभी तक जो कपाट खोलने से पहले जी। और हर प्रकार की व्यवस्थाएं यात्रा की दृष्टि बढ़ रही है। ठीक है कि पहाड़ के अंदर दिन में धूप लगी हुई, तपोवन के अंदर बाढ़ आया, लगभग 300 आदमी मर जाते हैं। केदारनाथ का दृश्य देखिए आप, कल आज तक भी संख्या तय नहीं हुई कितने लोग मरे। तो ये पहाड़ के अंदर भगवान शंकर के प्रकोप का हम सामना भी करते हैं और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जोशीमठ के संदर्भ में कोई स्पष्ट कार्य योजना जहन में है? हाँ, लोग परेशान हैं, अपने भविष्य को आशंकित कह लीजिए, आतंकित कह लीजिए, तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि रहने के नाते आपने कोई कार्य योजना सरकार को दी है या सरकार ने आपसे पूछा है कि भाई जी क्या करना है? मैं बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक रहा हूँ, विधानसभा में थी, और मैं कह सकता हूँ कि मैं स्वयं लंबे समय जोशीमठ के अंदर रहा और वहाँ के विस्थापन के 3 प्रकार की चीज़ों को हमने तय किया। पहला काम था हमारा कि जनहानि न हो, और मैं कह सकता हूँ आपदा के दूसरे दिन से ही सरकार ने जितने भी ऐसे परिवार थे जिनके मकान रहने लायक नहीं थे, उनको यथास्थान उचित स्थान पर उनको रहने की व्यवस्था बनाई है। उसके साथ साथ क्योंकि अन्न भी उनको प्राप्त हो, क्योंकि जब आदमी विपदा में होता है तो उसके काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, कोई व्यवसाय करने की क्षमता खत्म हो, तो उनको लगातार लंबे समय तक उनके लिए राशन की व्यवस्था करना ये सरकार द्वारा किया गया। और मुझे बताते खुशी है कि हमने अभी जो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी हमने मुआवजा देना प्रारंभ कर दिया। मुआवजा लोग ले रहे हैं। कुछ जमीन भू संबंधी वैज्ञानिक की रिपोर्ट के आने के बाद जो उनका भूमि का मुआवजा है वो हमको अभी देना है। और क्योंकि इससे पहले मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने सर्किल रेट भी बढ़ाए। सर्किल रेट बढ़ने का आशय क्या है कि जोशीमठ के जो नागरिकों को जो इस भूमि की उन्होंने जो कल्पना नहीं की, जिस हिसाब से मुआवजा मिला उससे दुगना हम वहाँ मुआवजा देंगे। और आज जनता वहाँ संतुष्ट है। ये ठीक है कि मांग कभी पूरी नहीं होती है, हम कितना भी दे दें, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड देवी आपदा क्षेत्र है, हमको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो पूरे राज्य के लिए समान रूप से दिखाई देगी। क्योंकि आपदाएं, मैंने कहा ना, वो आपदाओं से हमारा पुराना रिश्ता है। आपने देव भूमि के संदर्भ में बात की, देवी आपदा के संदर्भ में बात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक फैसला लिया था देवस्थान बोर्ड का, रोल बैक कर गए आप, क्या लगता है आपको कहाँ गलती हुई? इस पर त्रिवेंद्र जी ने बहुत मामला स्पष्ट किया कि हम उस बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, और स्वाभाविक रूप से क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की जो परिकल्पना थी वो समझाने में भी दिक्कतें हुई हैं। और क्योंकि लंबे समय तक जो पद्धति चली होती है, खासतौर पर जो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो पंडे हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उनको ऐसा महसूस है इससे हमारी हमको बहुत क्षति होने वाली है, आर्थिक क्षति होने वाली है। तो क्योंकि आखिरकार ये पहली पार्टी है कि जो जनता के आंदोलन पर अगर बहुत ज़्यादा उसमें संतुष्ट हम नहीं कर पाते तो हम विषय को वापस लेते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उसको देवस्थान बोर्ड को विषय को वापस लिया है। समय के साथ आज बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति है, मंदिर समिति के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं, और जो अपेक्षाएं सरकार के रूप में है वो मंदिर समिति के माध्यम से करेंगे। तो अब थोड़ा वर्तमान सरकार की बात कर लें, कितने संतुष्ट हैं अपनी इस सरकार से? देखिए, मैं अगर एक कार्यकर्ता के नाते कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने वो काम किए जो आज तक केवल कल्पना मात्र में थे। यहाँ पर नकल की केवल चर्चाएं होती थी, हर बार के जो भी एग्जाम हुआ उसमें नकल हो रही है, नकल हो रही है। और मैं ये भी जानता था कि नकल कराने वालों को पकड़ने से सरकार बदनामी भी होगी। और जब पुष्कर धामी से मिला तो उनके करुणात्मक शब्द उनके मुंह से निकले, उन्होंने कहा महेंद्र जी लगेगा, होगा, लेकिन जड़ मूल नष्ट करना है, क्योंकि प्रतिमाएं इस राज्य के अंदर बहुत प्रतिमाएं कुंठित ना हो। आज पैसा देकर, पेपर बेचकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोग जो हैं आज आंदोलन कौन कर रहे हैं? उस इंस्टीट्यूट के लोग का आंदोलन कर रहे हैं जो 20 लाख का विज्ञापन अखबार में निकालता है कि मेरे यहाँ का लड़का इतना % लेके पीछे निकल गया। अब देखते हैं ना, अब प्रमाणित परीक्षाएं होंगी और कितने इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं तो उन इंस्टीट्यूट के पोल बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप अभी धामी जी के द्वारा नकल विरोधी कानून लाए जाने के संदर्भ में। 25 साल पहले भी ऐसी तारीफ की थी आप लोगों ने। उस समय उत्तर प्रदेश था, कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी के रूप में शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी नकल विरोधी कानून लाया गया था। राजनाथ सिंह ने बेहतर कानून ला दिए धामी जी। आज मैं कह सकता हूँ लिए
जी कि जिस प्रकार के दंड की व्यवस्था इस कानून में है, अनेकों राज्य आज चाह रहे हैं जी ये कानून अपने राज्य में भी बनाए। तो ठीक है, मैं उस कालखंड में राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह का जो काम था वो अपनी जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं से संबंधित था, ये प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषय है। और मैं कहता हूँ इस कानून के बाद उत्तराखंड की युवा पीढ़ी की जो प्रतिभाएं है कुंठित नहीं होंगी। और ये इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 200 स्थान पर युवा मोर्चे ने हमारे उसके धन्यवाद की रैलियां की। आज तो अनेकों जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो थैंक्स धामी युवा मोर्चा धन्यवाद की रैली कर रहा है, युवा जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, बाद में मुख्यमंत्री जी वापस ले रहे हैं। ये किस तरीके से चल रहा है सब कुछ? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जो आंदोलन हुआ वो एक प्रकार से डिमांड थी कि नकल विरोधी कानून सख्त आए। जी सख्त आने के बाद आंदोलन समाप्त हो चुका है। जी और ये ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने उसमें लाठीचार्ज का एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को अपने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसमें भी जांच हुई है। बहुत से पुलिस वालों को उसमें एक प्रकार से सस्पेंड भी किया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कानून बनने के बाद एक 3 लाख लोगों ने परीक्षाएं दी हैं। अरे कानून तो आप बना रहे हैं, पर कानून व्यवस्था तो आपसे संभलती नहीं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, अंकिता भंडारी केस हो रहा है, आतंकवादी आकर आपके राज्य में रह जा रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस आके उठा के ले जा रही है, आपकी सरकार तो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, आप देखिए ये व्यवस्था पे कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा? मैं बताता हूँ, ऐसा है, अंकिता भंडारी जिसकी आपने चर्चा की है, 12 घंटे के अंदर बॉडी को प्राप्त करना, तत्काल जेल डालना, और आज भी कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। आज लगभग न्यायालय में कुछ दिनों में सजा आने वाली है। सरकार ने क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड के राज्य के आंदोलन में बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहनों के सम्मान में किसी प्रकार के कोई भी विषय ना है। और आप तो अभी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अगर पिछले साल के हमारी 5 साल गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंटों का आप देखेंगे, एक मामला आया ना, कांग्रेस कालखंड में देखिए कितने मामले आए, किस प्रकार का अपराध होता था। आज उसको एक विषय को मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कड़ा कानून, कड़ा सजा आज जो दी जाएगी, इस प्रकार की स्थितियां उत्तराखंड के अंदर नहीं होंगी। जहां तक आपने दूसरे राज्यों के विषय की चर्चा की है, ये ठीक है कि उधम सिंह नगर हो गया, हम तो नेपाल से भी जुड़े हैं भाई, आप खटीमा बनबसा के क्षेत्र में जाएंगे तो ये घटनाएं कई बार इस रूप में हो जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं है। लेकिन अब बड़ी कड़ाई के साथ सीमाओं को सीज किया गया है, हर व्यक्ति की प्रामाणिकता के साथ। पहली बार तो आधार कार्ड के मूल्यांकन का हमने काम प्रारंभ किया उत्तराखंड के अंदर, उसके आधार पर नागरिकता की चीजें तय हो रही हैं कि आखिर भारत, क्योंकि मैं जानता हूँ बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, हम लोग 3 और से तिब्बत बॉर्डर से, चाइना से लगे हुए हैं, तो ये सब चीजें हमारे ध्यान में है। और कानून व्यवस्था की दृष्टि में अगर कहूँ और राज्यों की आप तुलना करेंगे, ये ठीक है उत्तर प्रदेश आज उस दृष्टि में क्यों बड़ा प्रदेश है, बड़े प्रदेश के नाम उसका प्रचार बहुत होता है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी कानून व्यवस्था कि अगर पुरानी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन हमने उसमें स्थान बनाया है। जब मैंने सरकार की बात कर ली, अब चूंकि आप संगठन के प्रमुख हैं तो थोड़ी बात संगठन पे हो जाए। क्या है संगठन की आपकी स्थिति, वो क्या है प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति? मुख्यमंत्री जी के पास में हाथ जोड़कर रहना पड़ता है या मुख्यमंत्री जी आते हैं कहते हैं कि बताइए कार्यकर्ताओं के लिए क्या करना है? उम्र में मैं बड़ा हूँ और मुझे खुद कई बार संकोच होता है। मुख्यमंत्री का मेरा जो अपना संबंध है, हमारा बहुत पुराना संबंध है, मैत्रिक संबंध है जी। मैं जब पहला युवा मोर्चा का अध्यक्ष मैं बना, मेरे बाप पुष्कर धामी बने, तो हम लोगों ने उसी समय से कालखंड से ही युवाओं के बीच में काम को विस्तार करना, लोगों को जो अपने साथ जोड़ना, इस काम में लगे रहे। इसलिए इस प्रकार का दूर तो विषय नहीं। जहाँ तक आज अध्यक्ष के नाते मेरा विषय है, मैं आपको कह सकता हूँ जितने विषय मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी को कहे गए, उन विषयों को धरातल उतारने का मुख्यमंत्री जी ने किया है। और संगठन में भी थे, और मैं कह सकता हूँ हमने संगठन में चाहे मंडल का गठन किया है, जिले का गठन किया है, जो नाम हमारे द्वारा देखा है वो, क्योंकि इतना आत्मिक भाव है तो किसी पर रिएक्शन नहीं आया, किसी पर आपत्ति नहीं आए। और ये संगठन और सरकार के समन्वय का एक बड़ा स्वरूप उत्तराखंड के अंदर है। अभी आपने उल्लेख में बताया कि देवस्थान बोर्ड का फैसला जब लिया गया था तो गलती रही, लोगों को हम समझा नहीं पाए। तो गलती किसकी थी? संगठन की थी। सरकार ने फैसला लिया, संगठन की जिम्मेदारी थी कि उसे पहुंचाते। तो क्या अब आप ऐसी व्यवस्था बना पा रहे हैं कि धामी की जी के नेतृत्व की सरकार अगर कोई फैसला ले तो वो जनता तक ठीक तरीके से पहुंचे, इसमें संगठन कोई भूमिका निभा रहा है? मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, हमने अभी जो भी कार्यक्रम हुए, अभी मैं अगर केवल नकल विरोध अध्यादेश की बात करूँ तो नकल विरोध अध्यादेश के रूप में पार्टी संगठन जिस प्रकार से कार्यक्रम लिए, युवाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम लिए, 200 स्थानों पर हमने लगभग 200-300 की मोटरसाइकिल की रैलियां, यूथ हम बुलाए, हल्द्वानी का 10,000 युवाओं का हमने कार्यक्रम किया। इसके साथ जिस दिन कानून बना
उस दिन हमने प्रत्येक नगर पालिका नगर निगम के क्षेत्र में थैंक्स धामी करके हमने पदयात्रा निकाली। एक विषय है क्योंकि सरकार के कार्यक्रम को संगठन रूप से जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। सरकार का 1 वर्ष पूरा होने वाला 23 तारीख को, हमने उसके लिए कार्यक्रम किया। जहाँ सरकार के मंत्री विकास पुस्तकों का विमोचन करेंगे वो हम सरकार की उपलब्धियों को लेकर गाँव-गाँव घर-घर जाएंगे। उसके लिए हमने लगभग 15 लाख पत्रक इस रूप में तैयार किए हैं और शक्ति केंद्र की इकाई को हमने निर्देशित किया है कि ऐसा कोई घर नहीं बचना चाहिए जहाँ ये पत्रक न पहुंचे। और सरकार की योजनाओं का पूरा पक्ष अभी, क्योंकि केंद्रीय बजट का हमने कार्यक्रम सब जगह सकते मिले, पहली बार उत्तराखंड राज्य का बजट जो पारित हुआ है, इसके विषय को लेकर भी हम प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जनता को समझा रहे हैं। तो ये सारे विषय संगठन के रूप में केंद्र प्रदेश सरकार की जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों की सफलता पब्लिक तक पहुंचे, कार्यक्रमों की सारी जानकारी, योजनाओं की सारी जानकारी नीचे तक जाए, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से हमारी बैठकें भी होती है ना, उस रूप में कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं और कार्यक्रम भी तय होते हैं। वो कितना चैलेंजिंग है एक संगठन के प्रमुख के तौर पर ठीक लोगों को अपने साथ जुड़ के काम करना। कार्यकर्ता बोलते नहीं कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे, अब हमारा भी समय आया कुर्सियों पर बैठने का, कुर्सियों पर बैठाओ, कहाँ हमसे दरी बिछवा रहे हो। कितना चैलेंज रहता है बहन जी को ठीक लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देकर काम लेना। देखिए, पार्टी एक व्यक्ति द्वारा चलती नहीं है जी। हमारी बैठकों का बार बार ना भाजपा के 3 का भोजन, बैठक और विश्राम जी। हमारे बैठकों का पक्ष क्या होता है, हम सामूहिक निर्णय लेते हैं जी। और जब सामूहिक निर्णय आता है तो अच्छा व्यक्ति कभी छूटेगा नहीं। हो सकता है कि किसी के प्रति मेरे मन में कोई भाव हो, लेकिन जब हमारा दूसरा कार्यकर्ता उसके पॉजिटिव का विषय रखता है तो फिर मन भी परिवर्तित होता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के बारे में मैं क्या सोच रहा था, वो चीज़ नहीं। हमने कोशिश की, अभी हमारा जो संगठन बना है, प्रदेश का जो संगठन बना है, जिलों का संगठन सर्वसम्मत से बना है और पहली बार, आप अपने यहाँ के लोकल संवाददाता से पूछ सकते हैं, पहली बार उत्तराखंड के अंदर संगठन बनने पर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं हुआ जी। और सब जगह से धन्यवाद के प्रस्ताव है। बड़े बड़े आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को भी थैंक्स किया कार्यकर्ताओं ने। तो ये मैं कह सकता हूँ ऐसा कमाल आपने कैसे किया जो कोई ना कर पाया वो आप कर गुजरे? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सबकी सहमति से चीजें तय हों। और बाकी लोग क्या करते थे? अब वो बाकी लोग भी ऐसे करते थे क्योंकि वहाँ भी कोई ऐसा विषय रहा नहीं, तभी तो सरकार दोबारा। अभी आपने खुद कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विरोध नहीं हुआ, तो पहला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते थे। नहीं, पहले मैं मानता हूँ कुछ स्थानों पर इस प्रकार बातें रही होंगी, रहती होती है, लेकिन इस बार ये एक गुणात्मक सुधार हम लोगों ने किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी एक अलग तरीके से चलती है। नरेंद्र मोदी का आभा मंडल है, अमित शाह का आभा मंडल है, उसके बीच में संगठन से कोई मदद मिल पाती है या सरकार के भरोसे देखना पड़ता है? दिल्ली से कैसा संबंध है आपका? देखिए, क्योंकि संगठन तो हमारा संगठन ही चलाता है ना। नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, BL संतोष जी हमारे महामंत्री संगठन है। हम हर विषय पर निर्णय लेने से पहले अपने नेतृत्व से जरूर चर्चा वार्ता करते हैं और उसी का नतीजा है कि नेतृत्व को भी लगता है कि उत्तराखंड के अंदर संगठन का एक व्यापक स्वरूप है और व्यापक स्वरूप में अच्छे कार्यकर्ता आ गए। कई बार कुछ चीज़ों में होती है भाई, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, केंद्र के दृष्टिकोण में कुछ और विषय है, लेकिन जब बैठते हैं तो चीज़ों का समाधान निकलता है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया है इन सब दिनों में, जब से मैं लगभग 8 महीना मेरे को अध्यक्ष में बना है, हर विषय पर नेतृत्व के ध्यान में चीज़ें डालना और उसके आधार पर जो चीज़ें निकल के आती है उसको धरातल पर उतारना। अब अपनी पार्टी पे तो काफ़ी ध्यान देते हैं, कांग्रेस पे भी बहुत ध्यान देते हैं, अपन पहले भी बात की है। तो ये हरीश रावत और प्रीतम रावत के विषय में क्या सोच रहे हैं? समझ नहीं आता है, पता नहीं चलता किसके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? अब हमको कैसे करते हैं आप लोग ये सब? हमको नहीं लगता वो मित्र है कि शत्रु है, ये हमको भी नहीं लगता, जनता को भी ऐसे लगता है। देखिए, क्या है कि जब कोई दल सत्ता विहीन हो जाता है, और कांग्रेस के बारे में खासतौर में कहूँ तो बिना सत्ता के कांग्रेस रह नहीं पाती है। जहाँ तो 2 बार चली जाए तो वहाँ लंबे समय के चली जाती है, उसका दुष्परिणाम है। अब दिक्कत क्या है कि हम पहले किसको लें, पहले किसको पार्टी में लें, तो नेतृत्व तय करेगा, केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। और ये सब इसलिए होता है जब जो दल, मैंने कहा ना शुरू में विषय रखा था, जनता का प्रेशर जब अपने प्रतिनिधि पड़ता है तो प्रतिनिधि को लगता है जाना कहाँ है। आज मोदी जी की और सब देख रहे हैं, मोदी जी के विकास को लोग देख रहे हैं और जनता भाषणों पे नहीं, विकास आंखों से देख रही है, इसलिए जनता का प्रेशर है। तो कभी हरीश रावत जी को लगता है कि मैं पहले बीजेपी जाने की तैयारी करूंगी, प्रीतम को लगता है पहले मैं करूं, वही द्वंद्व है, इसमें हमारा कोई बड़ा रोल नहीं है। पर आप कुछ तय नहीं करते, वो लोग ही तय कर लेंगे किसको पहले आना है। ये हर बार ही हुआ है। उनके 11 विधायक कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए हैं, अभी भी अनेकों विधायकों संपर्क में रहते हैं। बातचीत तो समय आने पर चीजें आपके सामने होंगी। तो कब तक समय का इंतजार करें? नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में इंतजार करें या लोकसभा चुनाव तक इंतजार करें? नहीं, अभी हमने थोड़ी अपनी कार्य पद्धति बदली है जी। मैं मानता हूं कि बड़े नेता तो बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमने तय किया कांग्रेस के बूथ का जो कार्यकर्ता है
जी वो हमसे जुड़ना चाहता है। होता है क्या, उसके नेता तो चला जाता है, वो बेचारा वहीं पिसा रहता जी। है। और इस बार बड़ा, क्योंकि बहुत से मुझे, मैं कह सकता हूँ गंगोली हाट एक ऐसी विधानसभा है, वहाँ के 35 बूथों के कांग्रेस के बस्ते लगाने वाले उनके एजेंट हमने पार्टी में जोड़े। हमारा अगला अभियान जो है कांग्रेस के बूथ स्तर के जो कांग्रेस के, क्योंकि वो तोड़ना कठिन होता है। जी बड़े बूथ का कांग्रेस का कार्यकर्ता टूटे कठिन होता है, लेकिन वो चाहता है, मोदी से जुड़ना चाहता है। हम उसमें पहल करेंगे और बड़ी संख्या में आपको कुछ दिनों में दिखाई देगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष। बोले अब कांग्रेस के नेताओं को लेने में दिलचस्पी नहीं है, अब कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं को भाजपा का हिस्सा बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। कब से चलने वाला है अभियान और कब तक हो गया ना, शुरू हो गया। गंगोली हाट में ना 35 बूथों के अध्यक्ष हम हमारे साथ आ गए हैं और हमने अपने मंडलाध्यक्षों को कहा है कि वो अपने बूथ शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष हमने उनको कहा कि एक बार संपर्क करिए। तो आपका इरादा कांग्रेस को बिना सेना के सरदारों के रूप में तैयार कर देने का? स्वाभाविक रूप से भाई, हमने अपने काम का विस्तार करना है। हम जिन बूथों पर कमजोर है उनको हमने आगे बढ़ाना है। हमने बूथ कैटेगरीज की है ABCD करके, तो जो D वाला बूथ है वो हमने A में पहुंचाना है। तो उसके लिए जो जो कार्य पद्धति बने। आखिरी सवाल है, कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं के लिए कालीन बिछाने की तैयारी आपने कर दी है। ये भाजपा के जो पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं बूथ पर, अब वो कहाँ जाने की तैयारी? वो भी रहेंगे ना, बूथ के कार्यकर्ता द्वंद्व नहीं तो होता उन्हें माला पहनाने के लिए? नहीं, देखिए बूथ के कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में अपने बूथ जीता, चुनाव जीता। इस आह्वान के साथ हमारा बूथ अध्यक्ष इस काम को करेगा, बूथ अध्यक्ष करेगा। उसका जो सम्मान अपनी जगह है, जो नया सदस्य बनता है समय लगता है उसको। अनुभव तो बहुत कठिन है ना, बहुत कटु है। आप नहीं देखते कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जब आ जाते हैं आपकी पार्टी में, तो आपकी पार्टी के तथाकथित बड़े नेता जो है कोने में बिठा दिए जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये थोड़े समय के आंसू हैं, तो अब क्या बूथ बूथ पे आपके कार्यकर्ताओं को थोड़े समय के आंसू के साथ रहना है? नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, जब कार्य का विस्तार करना होता है, मैंने ये नहीं कह रहा जो नहीं कितना विस्तार करना चाहते हैं? सारी की सारी लोकसभा सीटें जीती हुई हैं, दो बार राज्य में सरकार बना ली, तो भी अपने कार्यकर्ताओं से संतोष नहीं, तो भी कांग्रेस ही चाहिए। लंबे कांग्रेस, देखो मैंने क्या कहा, कांग्रेस से जो आना चाहता है, वो विकास को देख रहा है, वो आना चाहता है, उस पर भी पब्लिक का प्रेशर है, उसको लाने में क्या दिक्कत है? हमारी शर्तों के साथ पार्टी के अंदर रहेगा। आपको कांग्रेस से दिक्कत रहती है, कांग्रेसियों से दिक्कत नहीं रहती? इस कमाल के विषय में भी तो बता दीजिए। मैं बताता हूँ ना जी, मैंने कहा कि इस राज्य के अंदर सारे कांग्रेसी थे ना, वैचारिक रूप से विकास को देखकर और जो हमारा विचार है उस विचार से प्रभावित लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। किसको रोके क्यों? हमको बताइए, आखिरी बातचीत कर रहा हूँ, सब मोदी जी को देख के आना चाहते हैं, ये महेंद्र जी को या धामी जी को देख के कोई नहीं आना चाहता? ये देखिए, मैंने कहा कि शुरुआत में नेतृत्व को देख के लोग आते हैं जी। और विवेकानंद जी के इतने शिष्य हुए हैं तो विवेकानंद जी को देख के आए होंगे ना जी। शंकराचार्य जी ने इतने पीठों की स्थापना की, जनता साथ में गई तो पक्ष है। ये ठीक है, नेतृत्व का हमारा एक आधार है और हमारा नेतृत्व इस समय पूरे विश्व के अंदर अपना एक स्थान रखता है। बड़ी संख्या में नेतृत्व, पहले तो व्यक्ति जोड़ता लोगों को, बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर उसको संगठन में आते हैं, संगम शरणम गच्छामि, वो संगठन की बैठकों में आता है, और फिर धर्मम शरणम गच्छामि, विचारों से जोड़ते हैं। जब व्यक्ति विचार से जुड़ जाता है तो कई कारण होते हैं। जब नेता चला भी जाता है ना, वही कार्यकर्ता उस नेता को वापस लाने में सहायक होता है। ऐसा उदाहरण पार्टी के अंदर है, क्योंकि विचारों से जुड़ जाता है व्यक्ति। तो जब विचारों से जुड़ जाता है तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता के, हमने तो उल्टा देगा पिछली बार, छोड़ के कांग्रेस के पुराने नेता वापस अपनी मूल पार्टी में चले गए। नहीं, कुछ लोग जाएंगे, मैंने कहा जिनको विचार, वो उनकी गलती नहीं है। मैं आज कहता हूँ बीजेपी से अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है पार्टी छोड़ के, उसकी गलती नहीं, हमारी गलती, हम उसे अपना नहीं बना पाए, हम उसे विचारों से नहीं जोड़ पाए। जिस दिन इस पद्धति से काम होगा, और मैं कहता हूं कार्यकर्ताओं से कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी है उसे विचारों से जोड़ते हुए लंबे समय तक, हमारे तो अनेकों पूरा जीवन देने वाले कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर आए हैं, आखिर विचार से प्रभावित होकर आए ना, जिस उद्देश्य के साथ, जिस विचार के साथ भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपकी बातचीत से अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेसी जो है ना बगैर सत्ता के नहीं रह पाते। अब तय बात है, सत्ता में आप हैं इसलिए वो आपकी ओर आ रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि वो विचार से हम उन्हें जोड़े नहीं रख पाते। वो तो आई सत्ता के लिए, तो उलझन क्या है? मैंने क्या कहा, कांग्रेस के जो लोग जो आज भी कांग्रेस के अंदर हैं वो सत्ता का द्वंद्व लड़ रहे हैं जी, स्पष्ट समझिए आप। लेकिन जो हमारे साथ आते हैं हम उनको विचार जोड़ने का प्रयास करते हैं। कई बार, अब आपने एक उदाहरण दिया यशपाल आर्य जी का, मैं कह सकता हूँ कि भ्रांति थी कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, उस कारण वो गच्चा खा गए, तो गच्चा खाए तो परिणाम आएगा ही इतना को। तो स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोग जोड़ रहे हैं, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने फिर कहा, जो हम जोड़ते हैं उसको विचारों से जोड़ें, वही हमारी सफलता का अंग होता है, वही हमारी सफलता अंग होता है। तो अब आखिरी सवाल आपसे यह है, 2 चुनाव है, एक नगरीय निकाय का, एक लोकसभा का, बतौर प्रदेश अध्यक्ष किस उम्मीद के साथ, किस तैयारी के साथ? देखिए, मैं अगर इस बीच 2 उत्तराखंड के चुनाव मेरे अध्यक्ष बनने के बाद, एक चुनाव था हरिद्वार जिले का,
हरिद्वार जिला मैदानी जिला होने के नाते बहुत प्रकार के दल वहाँ पर रहे, सपा, बसपा, कांग्रेस। लेकिन मुझे बस कहते हुए खुशी, मैं फिर कह रहा हूँ, जब लोगों ने विकास देखा तो हरिद्वार के अंदर भी जब नीचे का नेतृत्व था जिन दलों का, उन्होंने नामांकन करना उचित नहीं समझा। और पहली बार हुआ है हरिद्वार के अंदर ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सारे के सारे 6 के 6 ब्लॉक निर्विरोध, जिला अध्यक्ष पद निर्विरोध। क्या चमत्कार हुआ, क्योंकि आखिरकार मोदी जी के नेतृत्व में विकास कार्य हम जनता तक पहुंचा पाए, लोगों को बता पाए, कार्यकर्ता शुरू में मेहनत की, उसका अलावा दूसरा चुनाव रुद्रप्रयाग का हुआ जिला पंचायत का जी, उसके खिलाफ विश्वास आया था, हमारे कार्यकर्ता थी, कुछ हमारे लोगों ने भी अविश्वास में उस समय बाद में पार्टी के दिशा निर्देश में सबको समझाया गया, और वही जिसके खिलाफ कांग्रेस का विश्वास लाए थे वो हट गई थी, हमने उसी को दोबारा निर्विरोध बना दिया जी। अब जो नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव है, मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, पिछली बार भी 90% ज़्यादा निकाय पर हमारे अध्यक्ष थे, हमारे महापौर थे। इस बार आपको 100% दिखाई देंगे, ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है कि जनता का जो जनादेश है वो विकास के लिए है और मिलेगा। और लोकसभा की जहाँ तक बात है, हम हैट्रिक बनाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय में 100%, लोकसभा में हैट्रिक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कालीन बिछाने की तैयारी। इसके साथ में महेश जी पूरी आशा के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक अलग किस्म की राह पर चल निकली है, जहां उसे रोकना अब संभव नहीं है। आने वाले समय में इंतजार रहेगा कि महेश जी के द्वारा संगठन के संदर्भ में किए जा रहे दावे जमीन पर कितने सही साबित होते हैं। और हाल फिलहाल तो बता रहा है अतीत कि जो वो कह रहे हैं अतीत में ऐसा साबित भी करते आ रहे हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष महेश जी। हमारा ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जल्द ही फिर किसी नई शख्स से आपकी मुलाकात करेंगे। लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत,